नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत कौर। माता पिता बनने की चाहत हर दंपत्ति में होती है, पर शादी के कई सालों बाद भी जब संतान नहीं होती तो कई बार डिप्रेशन के हालात बन जाते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनफर्टिलिटी से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। कैसे, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पति पत्नी के जीवन में संतान से बड़ी खुशी दूसरी नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि औरत या मर्द में शारीरिक कमियों के चलते गर्भ धारण कर पाना संभव नहीं हो पाता। नियमित रूप से असुरक्षित यौन संपर्क होने के बाद भी महिला का गर्भवती नहीं होना बांझपन या इनफर्टिलिटी की निशानी है। बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्र, खान-पान, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, मेडिकल कंडीशन या व्यावसायिक जोखिम या अनुवांशिक प्रॉब्लम। स्मोकिंग और शराब पीने वाली महिलाओं को भी गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। डायबिटीज, थायराइड, हार्मोन संबंधी समस्या या ल्यूटल फेज डिफेक्ट यानी एलपीडी होने पर प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही महिला का सही वजन और सही उम्र होनी भी जरूरी है। महिलाओं को अपनी जीवन शैली में कुछ खास बदलाव लाने चाहिए। उन्हें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, योग और एक्सरसाइज को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा चिकित्सा का सहारा तो लेना ही चाहिए। अब बांझपन से घबराने की जरूरत नहीं। मेडिकल साइंस ने काफी हद तक इनफर्टिलिटी का इलाज ढूंढ लिया है। दवाई, चिकित्सा उपकरण, टेस्ट ट्यूब बेबी, शल्य चिकित्सा, IUI, IVF, ART, ICSI के जरिए इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाता है। साथ ही ट्यूबोप्लास्टी, असिस्टेंट अंडे सेने और प्री इम्प्लांटेशन अनुवांशिक निदान कर रहे हैं। साथ ही कई विकल्प भी सामने आ चुके हैं ताकि किसी महिला की गोद सूनी न रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आइडियल फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी एवं जेनेटिक सेंटर जबलपुर के इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीत जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, हर बार हम चर्चा करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में और लोगों को जागरूक करते हैं कि जो भी रीजंस होते हैं इस बारे में कि क्या क्या वजह होते हैं जिससे इनफर्टिलिटी होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं अगर नए ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, जिस तरह से मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, कौन कौन से नए ट्रीटमेंट है? देखिए, कुछ हद तक तो जो पुराने जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं वो अभी भी विद्यमान हैं, पर IVF की टेक्निक में बहुत सारी चीजें अभी ग्रेजुअली आ रही हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है। पर प्रेगनेंसी के जो टोटल अभी भी इम्प्लांटेशन या बच्चा गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो 60-65% से ज्यादा दुनिया में अभी भी वो पहुंचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुदरत का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें कि जो बेस्ट होता है उसी का चुनाव होता है, जो बेस्ट भ्रूण होता है वही आके बैठता है और उसी का आगे वृद्धि होती है। सेम चीज जब हम IVF में करते हैं, हम यहाँ से अंडा निकालते हैं, इसमें कोई ऑपरेशन या किसी तरह का अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता। हस्बैंड का स्पर्म लेके जो दोनों बीज अंदर मिलते हैं, हम मिलाते हैं, जो भ्रूण यहाँ बनता है, इस भ्रूण को बनाने के लिए पहले हम कन्वेंशनल IVF स्पर्म और एग को इकट्ठा रख देते थे आपस में मिलने के लिए। कई बार वो मिल नहीं पाते थे तो वो प्रोसेस फेल हो जाती थी वहीं पर। इससे उबरने के लिए अब इसी पद्धति से हम करते हैं, हम एक सिंगल स्पर्म को एक सिंगल एग में इंजेक्ट करके मिलाते हैं ताकि एक भ्रूण का निर्माण हो सके। अब इस भ्रूण का निर्माण करने के लिए जो पहले की जो पद्धतियां थी उससे भी बहुत अच्छी पद्धति अब आ गई है। जैसे हम लो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, अच्छे इंक्यूबेटर्स आ गए उनको सहने के लिए। जो हम ऑक्सीजन की पहले हम ज्यादा देते थे, अब कम देते हैं ताकि उसमें अच्छी ग्रोथ हो सके। फिर उसके बाद में ये जो Day 2 Day 3 अधिकतर लोग ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे या तीसरे दिन का भ्रूण, पर कुदरत हमेशा 5वें दिन के भ्रूण को ही एंट्री देती है। तो अब ये जो डेवलपमेंट हुआ है हमारा, जो हम रेगुलरली करते हैं, हम उसको 5वें दिन तक ले जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट तक। वो जो ब्लास्टोसिस्ट का भ्रूण है वो इन भ्रूणों में सबसे सक्षम भ्रूण होता है, वही वहां तक पहुंचता है। तो आप मान के चलिए, जो हमको सक्षम भ्रूण मिलता है, जब हम उसको बिठाते हैं बच्चेदानी में, जिसमें कि कोई ऑपरेशन फिर से कुछ नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, तो इसके यहाँ पर बच्चेदानी में बैठने की संभावना इन दूसरे तीसरे दिन के भ्रूणों से डेफिनेटली अपेक्षाकृत अधिक होती है।
तो ये डेवलपमेंट्स जो हम लोग अब अप्लाई करते हैं ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर और इक्सी के द्वारा, ये अब हम सभी मरीजों के साथ, सभी कपल के साथ कोशिश करते हैं कि यही करें ताकि उनकी प्रेगनेंसी रेट बढ़ सके। जैसे हमारे क्लिनिक का ही, हमारे सेंटर का ही प्रेगनेंसी रेट 55-60%, कई बार तो अच्छे यदि पेशेंट, यदि उनके भ्रूण, अंडे और बच्चेदानी अच्छी हो तो 70-75% तक पहुंच जाता है। पर इसका पहुंचने का मेन रीजन यही है कि इक्सी करना और साथ में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करना। इसके बाद की जो डेवलपमेंट जिसमें हैचिंग, असिस्टेड हैचिंग और ये सब जो आई हैं, वो बोलते जरूर हैं कि हम उससे बढ़ा सकते हैं, पर असिस्टेड हैचिंग से कभी भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, हैचिंग का मतलब होता है उसमें से फूट के निकलना भ्रूण का, तो हम किसी को हेल्प नहीं करते, वो अपने आप फूटा हुआ जो भ्रूण है, जो कि मदर के बच्चेदानी में बैठने के लिए उपयुक्त है, हम स्पॉन्टेनियस हैचिंग, अपना स्वतः हैचिंग करा के बिठाते हैं। तो ये चीजें जो डेवलपमेंट हुई हैं आईवीएफ के साथ में, उस डेवलपमेंट में आईवीएफ में प्रेगनेंसी की संभावनाएं भी बढ़ी हैं, जिसके कारण पहले जो हमको 20-25% ही 10 में से 2 या 3 पेशेंट प्रेग्नेंट होते थे, अब 10 में से 5 या 6, कई बार 7 भी पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं। ये डेवलपमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनका बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, पर वो चूंकि कंपनीज ने उनको बनाया है और प्रचार करती हैं, तो पेशेंट उसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो उनमें कंफ्यूज ना होके बेसिक जो एक ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर है, यदि कोई अच्छे से करता है, यदि स्पॉन्टेनियस हैचिंग वाला, उसमें प्रेगनेंसी रेट ज्यादा होने की संभावना रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता होगा जो पेशेंट आपके पास आते होंगे, वो उनमें खासकर ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम रहती है, मोस्टली अगर बात की जाए, किस वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा सामने आ रही है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि वो पेशेंट हमारे पास आते ही क्यों है। वो प्रेगनेंसी तो नेचुरली हो जाना चाहिए, पर वो पेशेंट, वो कपल चाह के भी जब प्रेग्नेंट नहीं हो पाते तभी हमारे पास आते हैं। अब जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं तो वो क्यों नहीं हो पा रहे, वो वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। कई बार एक अंदाज से ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है जिसके कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले जो पेशेंट आता है उसका सबसे पहले ये बात निर्धारित करना जरूरी है कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, लेडी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। जब भी आप उनके वजहों पे नजर डालेंगे तो 3 वजहें मोस्टली बड़ी कॉमन है। एक होता है हस्बैंड की तरफ से यदि प्रॉब्लम है स्पर्म काउंट में, या फिर बच्चेदानी के भीतर जो दोनों फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जहां पर भ्रूण का निर्माण होता है, जहां फर्टिलाइजेशन होता है, वहां गड़बड़ हो, ताकि ये यदि गड़बड़ है तो ये वाला चीज, दोनों बीज का मिलन नहीं हो सकता। यदि बीज का मिलन नहीं हो सकता तो बच्चे का निर्माण का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चेदानी में गांठ या बच्चेदानी की लाइनिंग में खराबी हो जाए। ये चीजें जब होती हैं तब पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और हमारे पास आती हैं। तो आप मान के चलिए कि जो पेशेंट हम अपने क्लिनिक में देख रहे हैं वो सब डिफिकल्ट है। अब मेरे से ये पूछा जाता है, कई बार पेशेंट पूछते हैं कि गारंटी क्या है। तो गारंटी इसमें इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जो डिफेक्ट्स हैं, आप उसी के कारण मेरे पास आए हो। हम उनकी मदद करना चाहते हैं और मदद में ये कोशिश करते हैं कि जहां पर जो फॉल्ट है, यदि उसको हम दूर कर सकें, या फिर उस फॉल्ट की बजाय, जैसे यदि ट्यूब में प्रॉब्लम है तो ट्यूब का जो काम है फर्टिलाइजेशन का, वो हम बाहर कर सकें। यदि बच्चेदानी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो लेडी गर्भधारण ही नहीं कर सकती, तो फिर सरोगेसी का एडवाइस देते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, नर्मदा राठौर है अलीराजपुर से। नर्मदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर साहब से। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, सवाल करिए। हाँ, नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार, बोलिए बोलिए। हाँ जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि मेरी उम्र 50 वर्ष है, मेरा एक ही लड़का है, तो हम ये जो हेल्थ गुरु में बता रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, तो क्या संभव है क्या? देखिए, सबसे पहला आंसर तो आपको ये है कि आपके पास चूंकि एक बच्चा है तो आप खुश रहिए उससे। आप ये अभी इन टेस्ट ट्यूब बेबी के जो ट्रीटमेंट है उसमें मत पड़िए, क्योंकि यदि आपके जिनके पास प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चा ही नहीं है, उनके लिए तो ठीक है कि 50 साल की उम्र में भी चूंकि अंडाशय में अंडे बनना खत्म होते हैं, तो आप किसी दूसरी महिला से अंडा लेके अपने पति के शुक्राणुओं के द्वारा विकसित एक भ्रूण बनवा के अपनी बच्चेदानी में धारण कर सकते हैं। उसको एक डोनेशन बोलते हैं। पर ये एक डोनेशन में जिनके पास, मैं खासकर उनको जरूर बोलता हूं जिनके पास एक बच्चा है,
कि इन चीजों में इसलिए नहीं पड़ी है क्योंकि इसमें एक डोनर की जरूरत पड़ती है, इसमें 2 लाख के आसपास खर्चा आ जाता है, प्रेगनेंसी का चांसेस 70-80% रहता है, पर यदि पैसा लगा के काम हो गया तो पैसा काम आ गया, नहीं तो पैसा चला गया। इतना रिस्क लेने के बजाय जो एक बच्चा है उससे खुश रहना ज्यादा बेहतर है। पर यदि प्रेगनेंसी चाहिए ही है तो ये इसकी कंडीशन है इसको पाने के लिए, खासकर उन पेशेंट्स को जो पोस्ट मीनोपॉजल या लेट मैरिज करते हैं, जिनके पास अंडाशय में अंडे खत्म हो गए, उनके लिए ये विधि बड़ी कारगर है। जी चलिए, और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, महेश हैं सुकमा से। महेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल कर सकते हैं। जी मैम, मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है और मेरे सीमेन में नील शुक्राणु बता रहा है मैम, इस वजह से मुझे बच्चे होने में परेशानी हो रही है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नील शुक्राणु का मतलब ये नहीं है कि आप शुक्राणु बनाते ही नहीं है। जो शुक्राणु बनने की जगह जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, उसमें कई बार शुक्राणु का निर्माण होता है और वो शुक्राणु शुक्रवाही नली द्वारा बाहर नहीं आ पाता। यदि इसमें कुछ भी संभावना दिखती है कि इसमें शुक्राणु बनते हैं तो हम आपके टेस्टिस में से, वृषण में से, टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के, आपकी पत्नी के एग्स निकाल के, दोनों को बाहर भ्रूण बना के आपकी पत्नी की बच्चेदानी में बिठा सकते हैं। मतलब जो बच्चा होगा वो आपके और आपकी पत्नी के बीज द्वारा निर्मित आप ही का बायोलॉजिकल बच्चा होगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ बनना एकदम ही नहीं होता, जिसमें जांच करने का एक खर्च आता 7,000 रुपए का। वो करके पहले ये देख लेते हैं कि आप में वो कैपेसिटी है कि नहीं। यदि है तो कोशिश जरूर करते हैं कि इस विधि से हम इसको करें। इसमें 90,000 रुपए का खर्चा आता है दवाई सहित। यदि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसमें से स्पर्म नहीं निकल सकते, तब अनुमति लेके स्पर्म बैंक से स्पर्म यूज किया जा सकता है। चलिए, तो लगातार हमारे साथ जबलपुर से इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर बैनर्जी बने हुए हैं। आगे भी हम कॉलर्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लगातार हमारे साथ जबलपुर के इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर बैनर्जी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, महेश शर्मा है भाटापारा से। महेश जी, आप सवाल कर सकते हैं। महेश जी, आप टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फोन के जरिए बात करें। जी मैडम। हाँ, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। सर जी, हमारी अभी एंगेजमेंट हुई है अपना जब जनवरी में 2016 में। फिर से रिपीट करिए, क्या हुआ है? 2016 में एंगेजमेंट हुई है, शादी हुई हमारी। हाँ सर, अभी अपने को क्या है, अभी 11वां महीना चल रहा है। प्रेगनेंसी नहीं हुई है? जी सर, अभी रुका था, उसके बाद खराब हो गया। अभी उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी हो रही नहीं है, रुक रही नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्रेगनेंसी वास्तव में रुकी है, उसका जो प्रमाण होता है ना, सोनोग्राफी या जो भी जिसमें प्रमाणित रहता है कि ये प्रेगनेंसी हुई थी, उसको जरूर संभाल के रखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि हम प्रेग्नेंट हुए थे और उनके पास में एक यूरिन टेस्ट का एक रहता है। यूरिन टेस्ट हमेशा 100% नहीं होता, पर यदि सोनोग्राफी हो रखी है तो सोनोग्राफी में यदि बच्चेदानी के भीतर यदि बच्चा का एक आध फोटो, कई बार भ्रूण जो दिखता है वो यदि रखे रहें, यदि प्रेगनेंसी हुई है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ उर्वर हैं, फर्टाइल हैं। वो एक बहुत बड़ी राहत का काम होता है। दूसरी बात, यदि प्रेगनेंसी हुई है और फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, तो कोशिश ये करना चाहिए कि दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण खोजें। वो कारण अधिकतर बच्चेदानी की नलियों में रहता है। बच्चेदानी की नलियों को जांचने का सबसे सिंपल तरीका यहाँ से दवाई डाल के एक एक्सरे उतारना होता है, उसको HSG बोलते हैं। उस HSG करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो ये पता भी चल जाता है ट्यूब बंद है कि खुली है, कैसी है। दूसरा, यदि खुली है तो उस HSG की दवाई से बहुत सारा अब नेचुरल प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाते हैं। तो आप सिंपल एक HSG करवा लीजिए और फिर आगे 3-4 महीने ट्राई करिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि हर एक पेशेंट की अपनी अलग एक परेशानी होती है, अलग एक वजह होती है इनफर्टिलिटी की। ऐसे में हर किसी का ट्रीटमेंट अलग होता होगा। क्या जरूरी है हर किसी का यहाँ पर IVF या IUI करना होना? चलिए चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं।
हाँ जी मैडम, मेरा जो शरीर है ना। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बोल। हाँ जी। हाँ बताइए, सवाल करिए। बोलिए। मेरा जो शरीर है उसमें भी छोटा छोटा गठान हो गया है, 5-6 गठान है। ओके। हाँ मैडम, मेरा जो शरीर है ना उसमें जो छोटा छोटा गठान है उसका उपचार बताइए ना। हाँ, ये जो गठान है आपको शरीर में, ये हो सकता है कि आपके घर में आपके फादर या उनके फादर को रही होगी। इसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस बोलते हैं और ये गठान से ट्यूमर होने का चांस बहुत कम रहता है। और इस गठान का एकदम से ऑपरेशन मत कराइए, बेहतर है किसी न्यूरोलॉजिस्ट को, जो नर्व वाले डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन, उनको दिखाइए तो आपको बता देंगे कि ये क्यों हुआ है। और ये अधिकतर जेनेटिक या पैदाइशी होता है। अधिकतर ऐसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के केसेस खानदान में बने रहते हैं और यदि वो गठान आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। चलिए बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो कॉल करते समय टीवी की वॉल्यूम बंद रखें और जो हमारा प्रोग्राम है इनफर्टिलिटी को लेकर है तो इससे जुड़ा सवाल करें। और लगातार हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब, इससे पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था कि क्या हर एक पेशेंट को इसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है या सिर्फ क्या केवल मेडिसिन के जरिए भी इनफर्टिलिटी का इलाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न एकदम करेक्ट है। कई बार बहुत सारे पेशेंट को इकट्ठा लेके आईवीएफ करने की कोशिश की जाती है कई जगह। मैं वही कहता हूं कि हर एक पेशेंट की वजह डिफरेंट है, हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, हर एक पेशेंट की तकनीक डिफरेंट होती है। हर पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज्ड, उसका खुद का एक तरीका होता है ट्रीटमेंट देने का, उसके मरीज के मर्ज के हिसाब से। दूसरी बात मैं आपको और एक बता दूं, ये जो बंदे ने फोन किया था अभी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ये एक जेनेटिक बीमारी है। मैं एक जेनेटिक क्लिनिक भी चलाता हूं और ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई ऐसे पेशेंट जिनके घर में पैदाइशी बीमारी ऐसी चल रही है, आगे बच्चे में होगी कि नहीं होगी उसकी भी जांचें होती हैं, उसको रोकथाम भी कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं वो भी दर्शकों को बताना चाहता हूं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि आगे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई उसे डिजीज ना हो, ऐसे में तब कब हमें जांच करानी चाहिए? देखिए, जब भी किसी तरह में कोई बच्चे का जांच अधिकतर क्यों कराने आता है, क्योंकि उनके घर में किसी बच्चे ने ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसमें कोई ऐसी बीमारी है कि वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ये ठीक नहीं होगा और ये पैदाइशी है। तब घर में एक चिंता होती है कि ये बच्चा ऐसा क्यों पैदा हुआ, और दूसरा उस बच्चे को लेके कि आगे जो बच्चे होंगे वो ठीक होंगे कि नहीं, प्लस जो उनके रिश्तेदारों के बच्चे होंगे उनको भी वैसा ना हो जाए, वो भी एक चिंता सताती है। ये जो तरीका है इसको देखने का, इसको जेनेटिक्स या जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं, उसको लेके मैं बहुत काम करता हूं। और यदि ऐसा लगे कि ये पैदाइशी बीमारी दूसरे बच्चों में या रिलेटिव्स में रिपीट हो सकती है तो उनको आगाह किया जाता है कि आप जब प्रेग्नेंट होंगे तो जरूर ये जांच जरूर करवा लें इसका जेनेटिक का। यदि वो गड़बड़ है तो या तो उसको रखें ना रखें, पर यदि ठीक है तो मेंटेन करें जी। ये एक जेनेटिक क्लिनिक या फीटल मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, देवेंद्र हैं गुंजाम ओडिशा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए सवाल। देवेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क यहां पर कट चुका है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में, कई सारी वजहों के बारे में आपने बताया, अलग अलग पेशेंट होते हैं, हर किसी का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर केयर की अगर बात की जाए, अगर ये कोई चाहता है कि वो किसी इनफर्टिलिटी उसे आगे फेस ना करना पड़े, ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? कब से वो अपनी खुद की केयर कर सकता है? देखिए, क्या है कि ये जो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो पेशेंट को कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए, ये बहुत पर्सनल इश्यू है। और मैं तो कोशिश करता हूं पेशेंट को हर बार ये कहने का कि आप नेचुरली यदि कंसीव कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, पर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली पहले वजह खोजिए। उस वजह को दूर कर सकते हैं तो पहले वजह दूर करें, और यदि वजह को दूर नहीं कर सकते या दूर करने की कोशिश करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई तब आईवीएफ का सहारा लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, ललिता है जांजगीर से। ललिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
बताइए अपना सवाल। मैडम हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले हमें पेट में क्या बोलते हैं उसको हाइड्रोसाल्फिनिक्स हुआ था, उसके बाद अभी कुछ इंडोमेसिस करके बता रहे हैं और ब्लीडिंग जो है वो 15 दिन हो गया, बंद नहीं हो रहा है मैडम। तो उसके लिए क्या करें आप ये बताइए। जी मैं समझ गया हूँ। ये पेशेंट जो है इनको ना डायग्नोसिस का पक्का नहीं है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस या हाइड्रोसाल्फिनिक्स क्या हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बच्चेदानी के भीतर से जो ब्लीडिंग बाहर आती है वैसी ही ब्लीडिंग शरीर के अंदर होने लगती है। वो उसका कारण मैं उतना डिटेल नहीं जाना चाहूंगा, पर उसके कारण ये ट्यूब और ओवरी ये खराब होने लगती है, उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी होने के चांसेस घट जाते हैं और यदि एंडोमेट्रियोसिस है और बच्चा नहीं है तो जितना जल्दी हो सके आईवीएफ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में अंडाशय में जो अंडों की संख्या और क्वालिटी है उसमें बहुत तेजी से ह्रास होता है, बहुत तेजी से गिरावट होती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सुप्रीत जी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।